देखे जमाना, पड़ेगा भारी सामने आना, हम तो है जिद्दी, नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे, हम लोग हैं दीवाने। हे डूड, डोंट मेस विद मी, हे डूड। थैंक यू गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिद्दी सभी हैं, हर पार्टी को जिद है कि वो सत्ता में आएगी, हर नेता को जिद है कि वो अपने क्षेत्र में जीत कर जाएंगे, और हमारी इलेक्शन यात्रा की जिद है कि हम हर जगह पहुंचेंगे, जनता तक पहुंचेंगे। और आज इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है हाजीपुर, यानी कि बिहार में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, और आज हाजीपुर की जनता के मन में क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन इस सीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। रामविलास पासवान की ये सीट रही है, और अब चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले रामविलास पासवान के भाई पिछली बार यहां से चुनाव जीतकर गए थे, लेकिन एलजेपी की तरफ से एलजेपी के खाते में ये सीट गई है। चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनौती उनके सामने ये है कि अपने पिताजी की विरासत को, सीट को वो बचा कर रखेंगे, या फिर इस बार जो सामने से चुनौती है आरजेडी की तरफ से, वो इस मैदान को मार कर ले जाएंगे। बिहार में आज किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है, ये भी आपको बताऊंगा, और डिबेट किस मुद्दे पर करने वाला हूं ये भी आपको बताऊंगा, अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर रही कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। बीजेपी जो है महंगाई की माँ है और बेरोजगारी की बाप है। ये भाजपा के लोग जो है, इनको काम से मतलब नहीं है, इनको केवल जो है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव में अब 3 चरणों का रण बचा है। 5वें चरण से पहले बीजेपी अब सीएए कानून को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर सीएए कानून के नाम पर झूठ फैलाने और दंगे की साजिश का आरोप लगाया। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया, इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? कल ही 14 लोगों को भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला है। ये पहली बार है जब सीएए के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है तो विरोधी आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर लालू यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर वोट बैंक के नाम पर दलित और पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने और देश के बजट का
15% हिस्सा माइनॉरिटी के नाम करने की साजिश का आरोप लगाया। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। इस बीच बिहार में तेजस्वी यादव महंगाई बेरोजगारी के नाम पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। 4 फेज के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन नौकरी के बारे में आज तक नहीं बात की। बेरोजगारी के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में एक शब्द तक जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बिहार के बारे में कुछ कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, तो वो बता दीजिए। ना बिहार के लिए कुछ कहा, ना बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री जी। कहा क्या? केवल नफरत की भाषा। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। अब सवाल है कि बिहार की जनता किसके साथ है। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 39 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट और आरजेडी का खाता तक नहीं खुल पाया था। बिहार की जनता का मन टटोलने नवभारत की इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है बिहार के हाजीपुर में। हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, जहां से पासवान 8 बार सांसद बने। अब की बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मैदान में है, तो सामने है आरजेडी के शिवचंद्र राम। तो चलिए बिहार की जनता का मन टटोलने सीधे चलते हैं हाजीपुर की जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। मान है, ईश की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तो चुनाव जो है वो प्रमाण है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। जनता आपको प्यार करती है कि नहीं करती है, इसीलिए हम हाजीपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दूं कि 2 मुद्दे आज खूब चर्चा में हैं, आज इस पर हम बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा एक तो आरक्षण आपसे छीन लेंगे, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया जाएगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है। दूसरी बात यह कि बजट का 15% माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी को लेकर बिहार से ही आवाज उठी। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि माइनॉरिटी को आरक्षण देना चाहिए, तो आरक्षण के साथ साथ क्या 15% माइनॉरिटी को बजट का हिस्सा भी देने का मन बना चुका है इंडिया गठबंधन? आज इस पर बात करेंगे। यहाँ की जनता है, इनसे बात करेंगे। जोरदार ताली बजाइए कि बिहार की आवाज दिल्ली तक नहीं जा रही है। ताली और जोर से बजे तो दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी। क्या नाम है आपका? विमल कुमार चौरसिया। विमल जी, आप क्या सोच रहे हैं इस बार कौन सा नेता चाहिए आप लोगों को, कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए? इस बार क्या बार बार मोदी चाहिए, और इसलिए चाहिए कि इस देश को विश्व का गुरु बनना है। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2047 तक यह भारत विश्व गुरु बनेगा, और उस मिशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी चल दिए हैं। आपका क्या नाम है? आप तो मोदी जी का पट्टा ही लगाकर घूम रहे हैं, तो आपके मन की बात पूछने की मुझे लगता है जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं बीजेपी का 30 साल का सिपाही हूँ। सिपाही हैं ये भाई साहब, तो 30 साल में ये 10 साल अच्छा रहा, मजेदार रहा आप लोगों के लिए? इससे बेहतर कोई काल ही नहीं रहा। 10 साल जो है, वर्षों का जो आजादी के बाद से जो काम हुआ है, कांग्रेस जो है आज तक नहीं कर पाई है। आरजेडी की यहाँ सरकार थी तो अच्छा नहीं था बिहार? जंगल राज था, अपहरण था, उद्योग चल रहा था, यही सब चल रहा था, भ्रष्टाचार था। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा अमित राजा नाम है। अमित राजा। तो राजा जी ये बताइए कि राज किसका आएगा, बिहार से कौन जाएगा? बिहार से आरजेडी का सीट आएगा, यहाँ से शिवचंद्र राम जी जीत रहे हैं भारी महत्व से। और क्या कहें सब।
चिराग जी का इस बार यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगा। जमुई से भाग के आए हैं, यहाँ से भी इनको भागना होगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस। क्या लग रहा है? आरजेडी जीतेगी। आरजेडी जीतेगी, क्या वजह है जी, क्या वजह है, क्यों लगता है आरजेडी जीतेगी? बीजेपी बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। रहे रहे खरे खरे झूठ बोल देता है, सुते उठते झूठ बोल देता है। 1% का 0%, 99% भी झूठ बोल देता है। 99% भी झूठ बोल देता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? रवि रोशन जायसवाल। ठीक कह रही है भैया, कोई झूठ का उदाहरण बता दो। मुझे तो नहीं लगता है। भैया बताइए तो, तेजस्वी जी ने कौन सा नौकरी दिया है? आप जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी ने कौन सा नौकरी दिया है? उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, उनके पास PWD था, उनके पास PhD था। कितने नौकरी दिए हैं उन्होंने? 17 महीना में जो तेजस्वी जी कर दिए हैं, वो नीतीश जी इतना 15 साल से थे, क्या किए? तेजस्वी जी का तो कलम में खो गया था। तेजस्वी जी का तो कलम में न खो गया था। जब शिक्षक बहाली के लोग गए थे उनसे नौकरी के लिए मांगने के लिए, तो क्या बोल रहे थे? हम मुख्यमंत्री थोड़े ना है जी। जो नेता युवाओं के लिए बात करेगा, वोट उसी को पड़ेगा। भाई हमको रोजगार चाहिए, हमको धर्म की राजनीति में नहीं जाना। भैया, तो रोजगार तो हम भी देते हैं। हम जमीन लेके नौकरी नहीं देते हैं, हम रोजगार देते हैं। चलिए ठीक है, तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, बिहार का विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव में 5वें चरण से पहले मुद्दा कहीं और मुड़ गया है और आरक्षण और देश की बजट को लेकर बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान मंच पर हैं उपेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है हमारे साथ एलजेपी से, संजीव सिंह जी आ गए हैं कांग्रेस से, और निर्दोष यादव आरजेडी से हैं। निर्दोष यादव, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि क्या 4 तारीख को आरजेडी का पूरा कुनबा बिखर जाएगा और गठबंधन बिहार में साफ हो जाएगा? सबसे पहले हाजीपुर की जनता और आपके न्यूज चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं हाजीपुर की आवाज को, उन सभी लोगों को लोकतंत्र की जननी वैशाली से हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आगे जब पूरा देश में रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, गरीबों के आरक्षण, आप लोग तो 15% जो है बजट का वो कह रहे हैं कि दे देंगे। मोदी जी ने आज कहा कि आप लोग 15% बजट का माइनॉरिटी को दे देंगे। आप लोग आरक्षण छीन लेंगे और माइनॉरिटी को दे देंगे। मोदी जी देश के सबसे बड़े साजिश करता है, जो युवाओं के साथ साजिश किए, नौजवानों के साथ साजिश किए, जो रक्षा हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ साजिश किए। ठीक है, जवाब दीजिए उपेंद्र जी। क्या कर रहे हैं ये कि देश के साथ सैनिकों के साथ साजिश किए? वाह रे भाई वाह, आप क्या बात बता रहे हैं? पुलवामा क्या था? पुलवामा आदमी बिना हेलमेट के पटना नहीं जा सकता। आज जो है सैनिक हमारा सीना तान करके खड़ा है आप लोग के पास। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं आप देख रहे हैं। आज हम हथियारों की सप्लाई दूसरे लोगों को कर रहे हैं। क्या होता था आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार के समय? पूरा देश भारत के नेतृत्व को लोहा पूरा विश्व मान रहा है। आप क्या 4 तारीख को पता चल जाएगा आप लोग को। 4 तारीख को जनता आप लोग को अच्छे तरीके से रिजल्ट दे देगी। 4 तारीख को 400 से ऊपर आने वाले हैं। 4 से पहले मोदी के नेतृत्व में 400 से ऊपर बहुमत करके तीसरी बार। उपेंद्र सिंह जी सुनिए ना, देखिए वो विपक्ष में है और उनका काम ही है कि सवाल उठाना, आप लोगों से सवाल करना। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब आपको देना चाहिए था कि मोदी जी ने अगर साजिश की है तो क्या साजिश की है, मोदी जी ने अगर काम नहीं किया है तो क्या काम किया है, ये आपको बताना चाहिए था। धीरेन्द्र भाई एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा उपेंद्र जी। धीरेन्द्र भाई बताइए, आप तो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट हाजीपुर जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान के जो चिराग हैं वो खुद ही चुनाव मैदान में है। तो जनता पूछ रही है कि 10 साल में क्या हुआ, बताइए, तभी तो वोट देंगे ना। सबसे पहले लोकतंत्र की पवित्र मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। ये हाजीपुर ही नहीं, पूरे देश में अगर कहीं भी जाते हैं तो विकास कहीं बतलाने की चीज नहीं है। चाहे आज आए फ्लाई ओवर देख लें,
वही देखने की चीज है कि इसी हाजीपुर में, इसी नदी पे जितनी चौड़ी सड़कें हैं, यहीं पे सीपेट का कॉलेज खुला, यहीं पे होटल मैनेजमेंट खुला, यहीं पे DRM का ऑफिस, जोनल ऑफिस खुला। तो ये कब की बात है ये भी बताइए, ये कब की बात है ये भी बताइए, ये कब खुला ये बताइए। सुनिए, जवाब तो सुनिए। एक ही बात लेकर के रामविलास पासवान जी तो गरीबों के लिए सोचते थे, हाजीपुर के लिए सोचते थे। एक सेकंड रुक जाओ, तब से मोदी सरकार बनी है, 1 सेकंड रुकिए, तब से हाजीपुर को निर्दोष 1 सेकंड रुकिए। ऐसे हाजीपुर को इसीलिए दिक्कत ये है कि RJD के साथ ऐसा लोगों चस्पा हो गया है कि आप लोग बोलने नहीं देते हैं। आप रुक जाइए ना, सुनिए ना, आप बोल रहे थे, दूसरा नहीं बोल रहा था। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं संजीव भाई आपके पास आ रहा हूं। 1 सेकंड, अब कंप्लीट कीजिए प्लीज। 1 सेकंड रुकिए, हाँ जवाब दीजिए। धैर्य पूर्वक सुनने का, धैर्य पूर्वक सुनिए, लोकतंत्र में बीच में नहीं। सुनिए, आऊंगा तो बोलिएगा, जब मैं आऊंगा तो बोलिएगा आप लोग। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती अगर थोड़ी बहुत आपको विधानसभा में लोगों को दिखी है तो उसका कारण भी चिराग पासवान जी हैं। अकेले जब लड़े हैं तो 80 सीट प्राप्त किए थे, वरना 19 सीट पर RJD की हैसियत यहाँ हो गई थी। चिराग पासवान और क्या है? आज के समय में 20 साल से RJD चुनाव लड़ते आ रही है। कितनी सीटें RJD को मिल रही थी इसी बिहार में? 20 साल से लगातार वो चुनाव लड़ते आ रहे थे। और आज तो नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय जीतन राम मांझी जी हम लोगों के साथ में है, तो कोई लड़ाई है भाई? हम लोग यहाँ 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे और यहाँ ठीक है, 5 लाख वोट से यहाँ चुनाव जीतेंगे। देश में 400 प्लस हो जाएगा, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। और आपके पास मैं आऊंगा तो आप अपनी बात कहिएगा। संजीव जी हमारे साथ है। संजीव जी, सवाल ये है कि 15% बजट का दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बार बार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी मंच से आप लोगों के नेता ये इशारा करते रहे हैं और कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटी को दे देंगे। तो क्या आप लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि 15% बजट का माइनॉरिटी को चला जाएगा और आरक्षण जो आप माइनॉरिटी को देने वाले हैं वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर छापा मारेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को नमन करता हूँ। 15% की जो बात है, ये रैली नहीं है, प्लीज आराम से। हाँ, 15% की जो बात आपने कही, या 15% आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने कभी नहीं कही। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या और भी कर्नाटक, इन सब प्रदेश में कांग्रेस संजीव भाई, मनमोहन सिंह जी को आप भूल जाते हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार यहाँ के अल्पसंख्यकों का है। जी नहीं, भूल जाते हैं क्या आप लोग? नहीं, हम लोग सबका साथ, सबका विकास करने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी से आते हैं कि नहीं आते? मनमोहन सिंह जी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। यह कांग्रेस पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है। यहाँ सबको उचित न्याय और सबको उचित आरक्षण की बात होती है, सबका डेवलपमेंट की बात होती है। यहाँ आरक्षण बचाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र उपेंद्र जी अभी कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो संविधान खत्म करना चाहते हैं या हमारे नौजवानों का रोजगार खत्म करना चाहते हैं। संविधान कैसे खत्म होगा? या बोलने का अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आज जरा बताइए, आज जरा देश को और बिहार की जनता को भी, जनता पार्टी के लोग, संजीव सिंह जी देश की जनता को और बिहार की जनता को ये बताएंगे कि अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई तो संविधान कैसे खत्म होगा, जरा बताइए सर। यह सरकार जो है इसने लोगों के बोलने पर पाबंदी लगाया। कैसे? आप नहीं बोल रहे हैं, यहाँ जो जनता खड़ी है वो नहीं बोल पा रही है। पाबंदी लगाने का काम किया। संविधान कैसे खत्म होगा वो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। यहाँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। यहाँ हमारे नौजवानों का रोजगार खतरे में है। हमारे महागठबंधन के नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने, फिर आप चले गए दूसरे ट्रैक पर। आप तो मंच से जैसे नेताजी लोग भाषण देते हैं वैसे देने लग गए। संजीव भाई, मेरा सवाल सीधा था कि आप लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं और आज भी जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडी गठबंधन के नेताओं ने ये कहा कि संविधान खतरे में है।
संविधान खत्म कर देगी बीजेपी। तो संविधान कैसे खत्म करेगी बताइए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो भारत इधर उधर मत जाइए। संविधान कैसे खत्म होगी ये बताइए। जनता पार्टी के लोगों द्वारा आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी कहाँ कह रही है आरक्षण खत्म कर देगी? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरक्षण खत्म करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत में आएगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। मेरे जिंदा रहते हुए कोई बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण जिसको मोहन भागवत जी ने अब रुक जाइए। मोहन भागवत संजीव भाई 1 सेकंड आपके पास मैं लौट कर आता हूं। संजीव भाई 1 सेकंड रुक जाइए। संजीव जी बताइए कौन से नेता ने कब बयान दिया बीजेपी के कि आरक्षण हम खत्म करने जा रहे हैं? जल्दी से उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में अमित शाह जी का एक आया बयान क्या, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को फिर से रिकंसीडर करेंगे, उसका रीस्ट्रक्चर करेंगे। कहीं न कहीं आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। नहीं संजीव जी संजीव जी ऐसे नहीं। जिसको मोहन भागवत जी ने आया गया की बात नहीं होगी। आया गया से तो लॉजिकल बात कर रहा हूं। आया गया से तो ये हो जाएगा कि कौन आया और कौन गया पता ही नहीं चलेगा। जिसको मोहन भागवत जी ने रिकरेक्ट किया। कांग्रेस खतरा में पूरे देश में है। कांग्रेस खत्म हो गई कि है? हिंदू को हिंदू नहीं कहता है, जो कोट पर जनेऊ पहनता है, जो अपने दादा के कब्र पर आज तक नहीं गया, वो कांग्रेस नहीं है। जो फिरोज गांधी को आज तक नहीं पहचाना, जो फिरोज गांधी को नहीं खोजता है, वो कांग्रेस नहीं है आज का। हाँ। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे 400 पार अब की बार। तो कौन राम को लाए? मोदी जी राम को लाए हैं कि राम मंदिर बनवाए? राम मंदिर बनवाए हैं, तो जो राम को लाए राम को लाए हैं तो वही मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो मंदिर का इस चुनाव पर प्रभाव हो रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मंदिर से कितना वोट चला जाएगा बीजेपी के पक्ष में? 400 पार जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में नहीं जाएगा? जी नहीं। और मंदिर का भी नहीं किया कभी लोग कहा जाएगा पक्ष में? उनको मंदिर नहीं जा रहा है, वोट के डर से मंदिर नहीं जा रहा। आप रुक जाइए 1 सेकंड, आ रहा हूँ। इधर देखिए, ये आप लोग जैसे, मैं एक चीज कहता हूं, जब आप लोग पट्टा और टोपी डाल लेते हैं ना, तो मुझे आप लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि स्पष्ट हो जाता है। अरे जनता से मैं बात करने के लिए आता हूं तब भी। हाँ, इन्होंने नहीं डाला हुआ। 1 सेकंड रुकिए जी, बताइए। सर, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे जो स्वर्गीय रामविलास जी के यहाँ पे मंच पे उपस्थित है, माननीय जो भी हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वे बताएं कि यहाँ पे जो वैशाली जिला में केंद्रीय विद्यालय है जो दूसरे राज्य में जा रही है, वो अभी तक क्यों नहीं, 1 मिनट रुके, अभी तक इन्होंने क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन कराए? ठीक है। इनका ये हर बार 2 करोड़ नौकरी का मामला रहता है। ये 2 करोड़ नौकरी कब देंगे युवाओं का? इनका ये अपना विजन बताएं। चिराग पासवान के जो नेता है वो अपना विजन बताए कि हाजीपुर के लिए क्या विकास किया। ठीक है, बोलिए। आनंद जी, सारा देश दुनिया जानता है, चिराग पासवान जी ही बोले जो सदन है, जो सब है, संपन्न है, उनको समृद्ध दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इस पर देश में विवाद हुआ। आज चिराग पासवान जी हाजीपुर के लिए क्या किए, पूरे परिवार। ठीक है, बोलिए। जो व्यक्ति 5 साल में ओपन स्कूलिंग से, जिसको पूरे बिहार को पता है कि कॉपी घर पे आता है लिखने के लिए, वहां से 12 पास करने वाला आरक्षण पर बोले उसको अधिकार नहीं आरक्षण। कौन है वो आदमी? चिराग पासवान है। हाँ, मेरा पूछना है कि क्या करते हो पहले ये बताओ। अभी तो तुम्हारा ठीक से दाढ़ी मोछो नहीं आया है, बेरोजगार हो गए। पढ़ाई करो कि बेरोजगार है। अच्छा, ये काहे? अरे उत्तेजित मत हो, आराम से बात करो। करते क्या हो ये बताओ। हम तो नौकरी की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। कितना पढ़ाई की हो? हम तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं। ये भर दिया गया है कि सबको बोलना है कि हम बेरोजगार हैं। जो बेटा मेरी बात सुनो। हाँ, हम 2020 में आर्मी का रैली निकाले, उसके बाद साल भर मेहनत किए कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम हुआ, और उसके बाद देखिए बार मोदी जी आए और बोल दिए कि बेटा पहले तो ठीक से खाओ, शरीर बनाओ, पढ़ाई करोगे तभी मिलेगा। लेकिन 1 सेकंड, आपसे सवाल है। देखिए 1 मिनट, आप लोगों ने जो सवाल उठाया है धीरेन्द्र कुमार जी से, वो सवाल उसका जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने यहाँ के लिए क्या किया, यहाँ केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, विद्यालय हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया? चिराग पासवान जी अभी यहाँ से सांसद थे नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं।
इसके पहले मैं बता दूं कि बिहार के अंदर में यहाँ पे चाहे रेलवे का हो चाहे सीपेट, रोज रोजगार सीपेट का कॉलेज उत्पन्न कर रहा है और उसके बाद यहाँ हर साल कम से कम 2000 लोगों को यहीं से नौकरी दी जा रही है कैंपस सिलेक्शन से। और रेलवे में कम से कम ऐसा कोई परिवार नहीं है घर में कि एक आदमी रेलवे में नौकरी नहीं करता हो। मैं समझता हूँ कि जितना रोजगार का सृजन हाजीपुर में बिहार में हुआ है, जितनी उद्योग का उपेंद्र जी, अब 30 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजट का 15% माइनॉरिटी को दे दिया जाएगा, क्या ये संभव है? जल्दी से बताइए। एकदम संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी आपके चैनल पर ही खंडन किया है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम दे दें, और इसका उदाहरण है कि कर्नाटक में 4% इन्होंने अभी तुरंत के तुरंत दे दिया। ये लोग वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास को लेकर के संतुष्टीकरण की नीति को लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही उत्साह बनाकर रखिए वोटिंग के दिन तक, वोटिंग के दिन तक उत्साह बनाकर रखिए। अपना वोट जरूर कीजिएगा। आज हाजीपुर से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए नवभारत, लेकिन चलते चलते ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। सबसे पहले जो युवा हैं उनके रोजगार की बात की जाए तो जो सिस्टम था उन्होंने इसको अग्निवीर करके, और जो युवा है उसके फ्यूचर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ ये। उनको परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए, वो मेंटली पीसफुल रहेंगे तभी जाके वो आगे कुछ सोच सकते हैं। 10 साल में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है हिंदुस्तान में, बल्कि दुनिया में उन्होंने एक डंका बजाया है। और मैं बता दूं आपको, खास के अल्पसंख्यक समाज काफी जुड़ा है उनसे। और मैं बता दूं, इस हाजीपुर लोकसभा में जिस तरह से हमारे संस्थापक और हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय रामविलास पासवान जो काम किया हाजीपुरी जनता के लिए, और वो काम दिख रहा है हाजीपुर के अंदर।